नमस्कार। आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। जनगणना 2027 के प्रथम चरण की कार्रवाई गतिमान है। शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण चल रहे हैं। प्रथम चरण में हाउस लिस्टिंग का कार्य आपको करना है। इस अब की बार ग्रीष्म अवकाश में यह कार्य आपको पूर्ण करना है। इस चैनल के द्वारा भी वीडियो सीरीज बनाकर आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके पहले हमने 2 वीडियोस बनाए हैं। पहली वीडियो में हमने प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की भूमिकाओं पर चर्चा की है। इसके बाद दूसरी वीडियो में हमने भवन, जनगणना, मकान, परिसर, सामान्य परिवार, संस्थागत परिवार और बेघर परिवार पर चर्चा की है। आज के इस वीडियो में हम भवन व जनगणना मकान की पहचान करेंगे। एक शिक्षक के रूप में, एक कर्मचारी के रूप में जब आप गाँव में, शहरों में जाएंगे तो यह आपके लिए सबसे चैलेंजिंग कार्य होगा, जिसमें आपको मकानों की संख्या देनी होगी। उस मकान में कितने परिवार रहते हैं, इन सारी चीज़ों का आपको एनालिसिस करना होगा और उसी के हिसाब से नंबरिंग करना होगा। इसलिए आपके लिए आवश्यक है। ओवरऑल सबसे महत्वपूर्ण आप ही की भूमिका है, इसलिए आपको चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। मकान सूचीकरण का उद्देश्य क्या? देखिए कि हमारे द्वारा प्रयास यही किया जा रहा है कि आपको कम समय में बेहतर चीज़ें समझा दें, ताकि आप जब ग्राउंड लेवल पर जाएं तो आपको कोई भी समस्या न हो। तो सबसे पहले इसका उद्देश्य समझ लीजिए कि इसका उद्देश्य उन सभी संरचनाओं की पहचान करना है मकान सूचीकरण का, जिसमें व्यक्ति रह सकता है। ठीक है, आदमी रह सकता है, निवास कर सकता है। इसलिए पंप हाउस है, मंदिर है, अनाज का भंडार है, या खेतों में अगर अस्थायी झोपड़ियां बनी है, ध्यान दीजिएगा, अस्थायी है, और ऐसी अन्य संरचनाएं सभी जहां पर व्यक्ति का निवास हो सकता है, आदमी रह सकता है, उसको आपको भवन मानना है और उनको नंबरिंग करना है। ठीक है ना, यही आपका मुख्य यहाँ पर उद्देश्य है। और अगर संरचनाएं इतनी छोटी हैं कि उसमें कोई आदमी न रह सके, तब आपको उसमें नंबर नहीं देना है। तो सीधी सी बात है, आपको यही उद्देश्य लेकर अपने गाँव में जो भी, अपने शहर जो भी क्षेत्र आपको आवंटित किया गया है, जो ब्लॉक आपको दिया गया है, आपको यही लेकर चलना है कि जिसमें कोई भी व्यक्ति रह सकता है, आदमी के रखने की जगह है रहने की, तो उसको हम मकान मानेंगे। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार के मकान आपको ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में मिल सकते हैं। अब देखिएगा, आप जब किसी क्षेत्र में जाएंगे तो एक झोपड़ी आपको इस प्रकार से मिल सकती है। इसी झोपड़ी में आपको पूरा परिवार रहता होगा। ठीक है, उसी में खाना भी बनाते होंगे। ठीक, तो इस प्रकार से अगर आपको मकान भवन मिलता है तो ये एक भवन है। और यहाँ पर लोगों की गणना के लिए मकान, जनगणना मकान मतलब लोगों की गणना की। एक ही भवन में 3 परिवार भी रह सकता है, तो 3 जनगणना मकान 3 हो जाएंगे। अब अगर माता पिता हैं, उनके बाद उनके 2 पुत्र और दोनों पुत्रों ने एक ही मकान में 2 जगह बंटवारा हो गया, 2 अलग अलग रसोइयाँ हो गई, तो फिर वो जनगणना मकान 2 अलग हो जाएंगे। भवन भले ही अभी एक ही है, तो कैसे? तो सबसे पहला जो आपको एक केस दिखाई देगा वो ये दिखाई दे रहा है, जिसमें एक ही भवन है और आप यहाँ पर एक भवन और एक जनगणना मकान मानेंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कभी कभी इस प्रकार के भी अस्थायी रूप से बनाया जाता है, या वैसे तो इस प्रकार के अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में देखेंगे जहाँ पर बर्फबारी वगैरह होती है तो स्लॉप इस प्रकार से बनाए जाते हैं, या टेंट वगैरह भी हमारे, जैसे क्या कि हमारे गाँव में भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। ऐसे में भी परिवार रहते हैं जिनके पास उतनी व्यवस्था नहीं रह पाती है कि वो पक्का मकान बनवा पाए। तो अगर ऐसे क्षेत्रों में लोग रहते हैं तो फिर आप उनको एक मतलब कि उसको भी एक आप जनगणना मकान के रूप में काउंट करेंगे, एक भवन के रूप में और एक जनगणना मकान के रूप में। ठीक है, तो ये भी इस प्रकार का अगर आपको संरचना दिखाई देता है गांव में जाने पर, तो आप इसको एक भवन मानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको इस प्रकार की भी संरचना मिल सकती है। हो क्या रहा है कि यहाँ पर 2 मकान दिख रहे हैं और इनकी जो दीवार है वो साझे की दिख रही होगी। ठीक है, यानी एक ही दीवार पर इनका भी मकान टिका हुआ है, इनका भी मकान टिका हुआ है। तो हमने देखा होगा, हमारे पुरखों बाप दादा के समय में इस प्रकार से होता रहा है कि एक ही मोटी दीवार रही होगी और उसी दीवार पर 2 लोग अपना, एक लोग इधर मकान बनवा लिए हैं और एक लोग इधर बनवा लिए हैं, तो ये साझे का होता है ना। तो अब इसमें ये अलग परिवार रहता है, ये अलग परिवार रहता है, तो जब ये इनका मकान अलग है तो ये 2 मकान हो जाएंगे, 2 भवन हो जाएंगे, और भले ही इनकी दीवार साझे की हो तो क्या से। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए ये साझे की दिखाई दे रही है, यानी एक ही दीवार है, उस पर इनका भी छत टिका होगा, इनका भी छत टिका होगा। तो ये एक मकान ये हो गया, एक मकान 2 यहाँ हो गया, यह एक मकान हो गया। अब यहाँ पर भी वही चीज़ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी उसी प्रकार से दिखाई दे रहा है। और देखेंगे तो इनका दरवाजा अलग लगा हुआ है, खिड़की इनकी बाहर आने के लिए यहाँ रास्ता भी है। ठीक है, इनको भी बाहर आने के लिए रास्ता है। तो सीधे सीधे यहाँ पर 4 मकान आपको दिख रहे हैं। अब 5वें मकान में जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो इन्होंने एक माला और बनवा लिया है। तो हो सकता है कि एक माला ये बनवाए तो इसमें एक ही परिवार रहे। अगर एक ही परिवार रहेगा तो आपको एक ही नंबर डालना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ 5। लेकिन अगर 2 परिवार, जैसे मान लीजिए कि ये 2 भाई हैं और एक भाई ऊपर रहता है, एक भाई नीचे रहता है, और इसका यहाँ पर दरवाजा है, यहाँ से सीढ़ी निकल के बाहर आता है, तो इसलिए 2 जनगणना मकान हो जाएगा, भवन एक ही है। ठीक है, यहाँ पर भवन का नंबरिंग आपने कर दिया कि यहाँ पर 2 जनगणना मकान, तो 5 का 2 नंबर डाल दिया आपने।
जाएंगे। लेकिन अगर एक ही परिवार यहाँ रहता है तो फिर सिर्फ आपको 5 एक ही नंबर डालना होगा, एक ही मकान यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे उसी प्रकार से अब यहाँ पर 6 नंबर जब बढ़ रहे हैं, छठवां जो मकान दिख रहा है आपको यहाँ से, अब इसमें 3 परिवार रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 मंजिला मकान है, तो 3 परिवार रह सकते हैं, तो आपको तीनों को अलग अलग नंबरिंग करना होगा। जनगणना मकान अलग 3 भाई रह सकते हैं, या 3 भाई के अलावा 3 लोग रह सकते हैं अलग अलग 3 परिवार के, ठीक। तो यहाँ पर इनकी अलग अलग नंबरिंग आप कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि एक ही परिवार है, एक ही परिवार है, माता पिता है, एक बच्चा है या 2 बच्चे अपने रहते हैं, और उन्होंने एक ही जगह पर ये 3 माला मंजिला उनका बना हुआ है, तो फिर ऐसा नहीं है कि तीनों को अलग अलग नंबरिंग करेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब जब एक ही परिवार रहेगा तो आपको एक ही मानना है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो देखिए 6 सटे हुए भवन है, यहाँ पर बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है कि 6 सटे हुए भवन है। भवन क्रमांक 1 से 4 तक देखें आप, प्रत्येक में एक एक जनगणना मकान, यहाँ पर एक एक जनगणना आपने कर दिया। 5 से 6 क्रमशः 2 और 3 जनगणना। अभी 5 में देख रहे हैं तो 2 लोग रह सकते हैं, यहाँ पर 2 जनगणना मकान हो जाएगा, और 6 में देखिए 3 जनगणना मकान है, ठीक है। तो दिए गए उदाहरण में यदि भवन संख्या 5 का उपयोग एक ही परिवार के द्वारा, यानी एक ही परिवार इन दोनों का उपयोग कर रहा है, तब आपको सामान्य उद्देश्य के लिए तो आप ये कहेंगे कि तब भवन को एक जनगणना मकान माना जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से इसको भी अगर एक ही व्यक्ति प्रयोग करता है तीनों को, तो फिर वह भी एक ही माना जाएगा। इस प्रकार से आपने इसको समझ लिया। और अगर अलग अलग रहते हैं तो फिर वो तो आपको बता ही दिया गया है, उसको आप इस प्रकार से मेंशन कर दिया 5 2, अब ये 1 हो गया 5 और ये हो गया 6, जनगणना मकान हो गया 5, जनगणना मकान 6। अब यहाँ पर ये भवन 6 है, 3 है, इसमें तो जनगणना मकान 7, फिर 8, फिर 9, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको देख लिया। अब देखिए एक और यहाँ पर है अगला। अब ये बहुमंजिला अपार्टमेंट है, बड़े बड़े शहरों में इस प्रकार से आपको दिखाई देता होगा। एक भवन है जिसमें 8 जनगणना मकान है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए भवन एक ही है लेकिन 8 जनगणना मकान, 8 परिवार रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको मकान 1 कर देंगे और जनगणना मकान जो है 8 कर देंगे, ठीक है। भवन 1 हो जाएगा, जनगणना मकान। अब यहाँ पर देखिएगा M1 8 नंबर दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर 1 जनगणना मकान, 2 जनगणना मकान, 3। अब जनगणना मकान के लिए कंडीशन आपको बताई गई इसके पहले वाले वीडियो में कि उसमें उनकी रसोइयाँ अलग होती है, और मुख्य द्वार जो मुख्य रास्ता है उससे जाने के लिए दरवाजा या खिड़की, दरवाजा हो तो दरवाजे के माध्यम से निकल सकते हैं, ठीक है। तो एक इनके पास एक कॉमन एंट्रेंस होगा यहाँ से बाहर से, ठीक है। तो एंट्रेंस होगा निकलने के लिए, या पीछे से भी एंट्रेंस हो सकता है जो फ्लैट्स वगैरह में आप देखते हैं। तो ये 8 जनगणना मकान यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बहुमंजिला अपार्टमेंट है, भवन 1 है और 8 जनगणना मकान है, ठीक है। अब देखिए इसी में यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि जो स्थानीय प्राधिकारी होते हैं उनके द्वारा अलग अलग भवन की संज्ञा दे दी जाती है उनको, यानी कि अब इसको अलग मकान दे देंगे, इसको अलग अलग दे देंगे। अगर इस प्रकार की नंबरिंग हुई है वहाँ के स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा, तो फिर आप उसको उसी तरह से नंबरिंग कर देंगे। देखिए अब यह भी बहुमंजिला अपार्टमेंट है, लेकिन स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा प्रत्येक फ्लैट को एक अलग भवन मान लिया गया है, यानी कि यहाँ पर भी उसी तरह का है, लेकिन यहाँ पर नहीं माना गया था तो आपने नंबरिंग करके कर दिया। और अगर यहाँ पर इन्होंने पहले से इसको अलग मकान मान लिया कि ये अलग मकान है, ये अलग मकान है, ये अलग मकान, सबका अलग अलग मान लिया है स्थानीय प्राधिकरण ने, तो अगर आपने अलग अलग भवन मान लिया तो फिर आप उसको उसी हिसाब से नंबरिंग कर देंगे, ठीक है, अलग अलग भवन हो गया। यानी अब यहाँ पर आपको 8 भवन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अभी हम जनगणना मकान की बात कर रहे थे, अब यहाँ पर स्थानीय प्राधिकारी ने चूंकि कह दिया कि 8 भवन है तो 8 भवन आप इसको मान के चलेंगे, ठीक है, और उसी हिसाब से आप इसको नंबरिंग कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। अब देखिए एक अहाते में 3 भवन है और प्रत्येक में 3 जनगणना मकान है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 3 मंजिला 3 मकान आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो भवन 1 है, 1/3, 1/3 क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 परिवार रहते हैं, ठीक है। 2/3, ये 2/3 क्यों है? 2/3 क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 परिवार रहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक मकान बना हुआ है, इस मकान में 3 परिवार रह रहा है, तो ये 3 जनगणना मकान हो गया। भवन एक ही है, ठीक है, भवन एक ही। अब यहाँ से आप इसको करेंगे डैमेज तो पूरा का पूरा नीचे का, ऊपर से नीचे ये सब बोलेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि भवन एक ही है, ठीक है, आधार एक ही है। तो ये एक ही भवन है, यहाँ पर भी एक ही भवन है लेकिन 3 जनगणना मकान है, यहाँ पर भी एक ही मकान भवन है लेकिन जनगणना मकान 3 है। यहाँ पर नंबरिंग किया गया 3/3, ठीक है। यहाँ पर हमने जनगणना मकान को लिखा है, यहाँ पर भवन लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक अहाते में 3 भवन है, प्रत्येक में 3 जनगणना मकान है। आगे बढ़िए। अब देखिए चित्र 11 को देखिए, यहाँ पर 1 भवन है और 5 कमरे हैं। हो सकता है ऐसा कि यहाँ पर देखिए आपको 5 कमरे दिखाई दे रहे हैं, सब लाइन से लगे हुए हैं, लेकिन मान लीजिए कि 2 ही भाई हैं। अब 2 ही भाई हैं, इन 2 मकानों का प्रयोग ये, इन दोनों भवनों का प्रयोग ये करते हैं, और इन दिनों जो आपको दिखाई दे रहा है इसका दूसरा भाई करता है। तो आपको ये भी देखना है ना, जैसे आप यहाँ पर जा रहे हैं, आपको 5 कमरे इस तरह लाइन से लगे हुए दिख गए और दरवाजे खिड़कियाँ सब में। आपने पूछा कितने लोग रहते हैं, कितने परिवार रहते हैं, तो कहेंगे 2 परिवार रहते हैं। तो अब इसमें एक भाई ने कहा कि भाई हम 3 में हम रहते हैं, इस 2 में ये रहते हैं। तो अब यहाँ पर आपने इसको हाउस में 2 परिवार 2 है तो 2 नंबरिंग कर दिया। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे ये इतना 1 हो गया, इतना 2 हो गया। अब इसमें एक भाई इसमें रहता है, एक भाई इसमें रहता है। तो सीधी सी बात है, आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। आप जब गांव में जाएं या शहरों में जाएं तो आप इस चीज़ को विशेष ध्यान देंगे खाना कितने जगह बनता है, ठीक है। ये एक मजबूत आधार है ये आपको हाउसिंग नंबर अलॉट करने का, ठीक है। अब यहाँ पर 2 जगह खाना बन रहा है, मान लीजिए तीसरा भाई इसमें अकेले रहता है तो फिर आपको उसको 3 नंबर देना पड़ेगा, 3 भाई अगर है तो, ठीक है। यहाँ पर अगर एक अकेले रह रहा है तो फिर उसको आपको 3 मानना पड़ेगा, फिर यहाँ H1 3 करना पड़ेगा, ठीक है ना।
इस प्रकार से देखिए, एक भवन है, 5 कमरे हैं, 2 जनगणना मकान है माने गए, चूंकि 2 कमरे एक परिवार के स्वामित्व में है और 3 कमरे दूसरे परिवार के स्वामित्व में, ये हमने आपको स्पष्ट कर दिया। आगे देखिए इस प्रकार से, अब यहां पर देखिए 3 जनगणना मकान है। अब ये क्या, एक संस्था टाइप की है, संस्थागत परिवार रह सकता है, हॉस्टल है, तो इसमें बच्चे रहते हैं, इनका खाना एक जगह बनता है, ठीक है ना, ये हॉस्टल है, इनका बच्चा खाना एक जगह बनता है। अब यहाँ पर एक स्वीपर रहता है, ठीक है, झाड़ू मारने वाला, और यहाँ पर कुक रहता है, भोजन बनाने वाला। तो ये जो खाना बनाने वाला होता है ये अपना अलग खाना बनाता है, अलग रहता है, और यहाँ पर जो झाड़ू मारने वाला है उसका अलग व्यवस्था है, और यहाँ पर जो सभी बच्चे हैं वो सम्मिलित रूप से एक जगह रहते हैं। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से एक ही प्रांगण में है, एक ही प्रांगण में है, तो 3 जनगणना मकान हो गया। भवन एक ही है, संस्थागत परिवार है, बड़ा क्षेत्र एक ही मतलब परिसर में है, तो यहाँ पर एक ही मकान है, लेकिन यहाँ पर जनगणना भवन अगर देखा जाए तो एक ही हो गया, दूसरा स्वीपर रहता है झाड़ू मारने वाला, और एक खाना बनाने वाला रहता है। तो 3 जनगणना मकान है, इसमें सभी बच्चे रहते हैं अलग अलग, तो उनको हमने एक ही माना है, ठीक है, संस्थागत परिवार है। परिसर के भीतर हॉस्टल के साथ अन्य संरचनाएं हैं जिनका उपयोग वार्डन के निवास या रसोई इत्यादि के रूप में किया जा सकता है। इस प्रकार से आपने इसको देख लिया, हमने 1 नंबरिंग में 1/3 कर दिया इसको, 1 मकान और 3 भवन हो गए, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 3 जनगणना मकान है और 1 भवन है, ठीक, समझ गया। अब ये देखिए इस प्रकार से, अब इसमें क्या है कि गांव में हम लोग जब जाते हैं तो छोटे छोटे 2-3 जगह घर उनके रहते हैं, एक ही जगह पे, एक ही परिसर में, एक जगह छोटा सा झोपड़ी रहता है, फिर दूसरी जगह झोपड़ी रहता है, और सबका उद्देश्य सामान रहने के लिए ही करता है। मतलब कि परिवार एक ही परिसर में 2-3 जगह छोटी छोटी झोपड़ी है और परिवार एक जगह रहता है, ठीक, एक ही परिवार है। तो अगर ऐसा आपको दिखाई दे रहा है तो सिर्फ एक ही भवन आप मानेंगे, और जनगणना मकान भी एक ही मानेंगे। जैसे अब देखिए, एक परिसर में 4 संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, इसमें मुख्य आवास है, रसोई है, शौचालय है और बैठक है, और इन सबका उपयोग एक ही परिवार के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो चूंकि एक ही परिवार के द्वारा किया जाता है तो ऐसा नहीं कि आप सबको अलग अलग नंबर अलॉट कर दें, ठीक है। तो दिए गए उदाहरण में यदि किसी संरचना का उपयोग किसी अन्य परिवार के द्वारा किया जा रहा है, दूसरा कोई परिवार किसमें रहता है, तब ऐसे में अलग भवन और अलग जनगणना मकान आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। हमारे गांव में अक्सर हम लोग जब जाते हैं तो देखते हैं छोटी झोपड़ी रहती है, 2 झोपड़ी रहती है, 3 झोपड़ी छोटी छोटी रहती है एक ही जगह पर, ठीक, एक ही परिवार यूज करता है उसको, ठीक। तो एक जगह खाना बनाते हैं, एक जगह बच्चे रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अगर देख रहे हैं तो आपको सिर्फ एक ही नंबर अलॉट करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो देखेंगे आप, ये चित्र 14 जो बना हुआ है, अब इसमें एक कार्यशाला है, ठीक। तो कार्यशाला के रूप में एक, पशुशाला के रूप में भी एक हो जाएगा, और रसोई को हमेशा मुख्य रसोई और मुख्य आवास यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो रसोई को अलग करने वाले, इस रसोई से इसके लिए खाना जाता है, तो यहाँ पर एक, और दूसरा ये, और तीसरा ये, तो इसको आप 3 नंबर अलॉट करेंगे, ठीक है। यानी आप ऐसे किसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर अलग अलग जगह से आवास है और रसोई अलग उसकी बनी हुई है, कार्यशाला एक कार्य करने के लिए अलग बना हुआ है, और एक पशुशाला है, ठीक है। तो आप उसको भी 1 नंबर देंगे मकान संख्या, ठीक है, क्योंकि इसमें भी आदमी जरूरत पड़ने पर रह सकता है, ठीक है। तो कार्यशाला में भी आदमी रह सकता है। तो रसोई को मुख्य आवास से जोड़ा जाएगा क्योंकि ये दोनों हमेशा एक ही रहेंगे, तो इसलिए एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। एक ही प्रांगण है इसलिए हम भवन एक ही मानेंगे, भवन एक ही माना जाएगा, लेकिन अब जनगणना मकान 3 हो जाएंगे, यहाँ पर भी कोई रह सकता है, यहाँ पर भी, और इन दोनों को सम्मिलित रूप से इस प्रकार से। तो एक परिवार के द्वारा एक परिसर में 4 संरचनाओं का मुख्य आवास, रसोई, वर्क शेड और पशु शेड के रूप में उपयोग किया जाता है। मुख्य आवास और रसोई एक साथ माने जाएंगे एक जनगणना मकान के रूप में, अन्य 2 संरचनाएं पृथक पृथक जनगणना मकान मानी जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, दिए गए उदाहरण में से यदि किसी संरचना का उपयोग किसी अन्य परिवार के द्वारा किया जाता है तो ऐसी संरचना को अलग भवन, अलग जनगणना मकान मान लिया जाएगा, अगर किसी दूसरा परिवार यहाँ पर आकर रहता है तो, ठीक है। इस प्रकार से आपने देखा। अब एक और चीज देखिएगा, यहाँ पर गैराज है, मुख्य निवास है और सेवक का कक्ष है। तो सेवक का कक्ष तो किसी के साथ खाना खाता है, मालिक है उसका घर, यहाँ पर गैराज अलग है, गैराज का पर्पज अलग भी हो सकता है, तो इसको एक मकान मान लेंगे आप, एक जनगणना भवन मानेंगे, और इन दोनों को एक ही मान लेंगे क्योंकि सेवक यहाँ रहता है लेकिन खाना ही खाता है मुख्य निवास में, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पर 1/2 नंबर कर दी गई, इन दोनों को एक मान लिया गया इकाई के रूप में और इसको अलग इकाई मान लिया गया। उपरोक्त चित्र में दर्शाया गया, एक परिवार द्वारा किसी एक सीमाबद्ध परिसर में, अभी एक ही सीमाबद्ध परिसर में आवास, नौकर का क्वार्टर है और गैराज का उपयोग किया जाता है एकल हाउसिंग यूनिट के रूप में। तो यहाँ पर आपको एक भवन दिखाई दे रहा है और 2 जनगणना मकान। भवन तो एक ही माना जाएगा लेकिन जनगणना मकान 2 माने जाएंगे, एक ये और एक ये, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा वाला, अब नौकर चूंकि मालिक के परिवार का सदस्य इसका आधार है ना, नौकर यहाँ पर खाना खाता है, अगर नौकर समझ लीजिए यहाँ पर अलग खाना बनाएगा तो इसको अलग कर दिया जाएगा, अलग मान लिया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अतः आवास और नौकर के क्वार्टर को एक साथ एक भवन और एक जनगणना मकान दर्शाया गया है, ठीक। अगर दिए गए उदाहरण में से किसी भी संरचना का उपयोग पृथक परिवार द्वारा किया जाता है, जाहिर सी बात है जब वो पृथक परिवार हो गया तो अलग परिवार हो जाए, जब भी उसकी रसोई अलग हुई तो आप उसको अलग काउंट कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस चीज को आप हमेशा समझ लीजिएगा। तो फिलहाल इस प्रकार से आप जो है इन समस्याओं को, जो आप जब जाएंगे ग्राउंड लेवल पर तो ऐसे ऐसे आपको चैलेंजेस आएंगे, इसको आप इस प्रकार से समझना होगा। अगली वीडियो में हम आपको मैपिंग वगैरह करना भी सिखाएंगे। अगर आप जनगणना में ड्यूटी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लगातार हम महत्वपूर्ण कंटेंट इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। धन्यवाद।